everyone, welcome to our YouTube channel, and today we are discussing chapter accounting equation. Okay, so let's start. What is accounting equation and how to proceed with the questions, all the items we have to discuss in this chapter one by one. Okay, so let's start. Accounting equation, it means every transaction have dual aspect. Means आप अगर किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन को ले लें तो उस अकाउंटिंग इक्वेशन के दो एस्पेक्ट्स होंगे ही होंगे, इधर डेबिट और क्रेडिट. मींस वो एक जगह पर दोनों साइड को इम्पैक्ट करेगी. लाइक आप देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, एक साइड हमारा समझ लीजिए बैलेंस शीट की एसेट है एंड दूसरी साइड लायबिलिटी है. तो या तो एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करेगी, या दोनों ही साइड एसेट को इम्पैक्ट करेंगी, या दोनों ही साइड लायबिलिटी को. लेकिन कुछ डेबिट जरूर होगा और कुछ क्रेडिट जरूर होगा. ये हमेशा ही होता है. एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक राम परचेज्ड एनी फर्नीचर और राम परचेज एनी गुड्स. सो व्हाट हैपेंड, राम परचेज गुड्स. ओके, मींस गुड्स कम्स इन, गुड्स आए हैं, दैट मींस हमने परचेज किया है. परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. एंड ही हैड पेड द अमाउंट इन कैश, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा. मींस हमारी दो जगह इंपैक्ट जाएगा ही जाएगा. और अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में समझें तो लेमन लैंग्वेज में क्या होता है, लाइक आप गए किसी दुकानदार के पास, आपने उससे बोला भैया मुझे 1 kg शुगर दे दीजिए. तो आप क्या करते हैं, आपके पास कुछ आता है और कुछ जाता है, दैट मीन्स दो जगह इंपैक्ट आया ना. आपने उसको पैसे दिए, आपके पास से चले गए, आपके पास शुगर आ गया, शुगर का पैकेट आ गया, तो आपके पास कुछ आ गया, दैट मीन्स आपके पास कुछ आ गया डेबिट और आपके पास से कुछ चला गया क्रेडिट. तो दैट मीन्स कोई भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी जिसमें भी पैसे का लेन देन होगा, वो सब हमें दो जगह इंपैक्ट करेंगे ही करेंगे. इज इट क्लियर? ओके, सो व्हाट वी हैव रिटन हियर, व्हाट इज द चार्ट, व्हाट इज प्रिपेयर्ड एंड वन बाय वन. ओके, सो डुअल एस्पेक्ट मींस टू प्लेसेस पे इंपैक्ट करेगा. एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी ही होगी. ठीक है. एंड व्हाट इज अवर इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है कि मेरी एसेट साइड हमेशा मेरी लायबिलिटी साइड के इक्वल होगी ही होगी. ठीक है, मतलब मेरी जो एसेट साइड है वो मेरी लायबिलिटी साइड के इक्वल होगी ही होगी. नॉट एट ऑल पॉसिबल कि मेरी एसेट और लायबिलिटी इक्वल ना हो. जैसे मैंने बोला डेबिट एंड क्रेडिट मींस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. लायबिलिटी से मतलब मेरा क्या, आउटसाइड लायबिलिटी जो मैंने बाहर के लोगों को पेमेंट करनी है, एंड कैपिटल तो मैं खुद इन्वेस्ट करती हूँ. तो उसको मिलाकर क्या होता है, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमेशा मेरी एसेट साइड के इक्वल आएगा. तो आपको एक इक्वेशन लर्न भी करनी है, समझनी भी है, दोनों ही काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होने वाले हैं. ठीक है. अब किसी कहीं बुक्स में आपको क्या मिलेगा, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल. वो सिर्फ क्या किया गया है, इधर से इधर ले जाओ, इधर से इधर ले जाओ, दैट्स ऑल. ठीक है. ऐसे इसको और क्या बोलते हैं, एसेट इक्वल्स टू इक्विटीज. इक्विटीज मतलब क्या है, लायबिलिटी साइड पे जो भी लिखा है, चाहे वो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है या शेयर कैपिटल है, उसको सम अप कर दें तो वो मेरे एसेट के इक्वल हो जाएंगे. एसेट क्या होते हैं, डेबिट, तो एसेट साइड इज इक्वल टू ऑलवेज दी क्रेडिट साइड. एम आई क्लियर? नाउ लेट्स कम कि हमारी जो एसेट और लायबिलिटी वाली इक्वेशन है, ये क्या हमारे सिर्फ एक एसेट को इंपैक्ट करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि या तो एसेट को इंपैक्ट करती है या लायबिलिटी को, या फिर एसेट साइड पे एसेट ही डेबिट हो रहा है, एसेट ही क्रेडिट हो रहा है. ऐसे ही लायबिलिटी का भी हो सकता है कि लायबिलिटी ही डेबिट हो रही, लायबिलिटी ही क्रेडिट हो रही हो, या फिर इनका मिक्सचर भी हो सकता है. ओके, सो हमें क्या देखना है, ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, दो तरीके की होती है, या तो सिर्फ वो दो आइटम को इंपैक्ट कर रही है, या फिर मोर देन टू. एक आइटम तो नहीं होगी. सबसे पहली बात ही हमने पढ़ ली कि डुअल एस्पेक्ट है. डुअल एस्पेक्ट का मतलब है कि दो जगह तो होंगी होंगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है, तो पहले हम इनके एग्जांपल समझते हैं एंड फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. मतलब एसेट भी बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है. तो आप गेस कीजिए, सबसे पहले माइंड में सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें मेरा एसेट भी बढ़ जाए और मेरी लायबिलिटी भी बढ़ जाए. लाइक अगर मैं लिखूं, मेरे को क्या चाहिए, मेरा एसेट क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज, एंड मेरी लायबिलिटी भी इस केस में क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज. लाइक मैंने क्या करा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. ठीक है.
अब मैंने गुड्स परचेज करे तो मेरी क्या होगी इन्वेंट्री बढ़ गई होगी, या इन्वेंट्री नहीं समझ आ रहा तो स्टॉक, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको स्टॉक भी बोल सकते हैं। स्टॉक बढ़ गया होगा, मेरा एसेट बढ़ गया। अब मैंने क्रेडिट पे खरीदा है तो मेरे क्या होगा इस केस में, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। तो ये ऐसे केसेस हैं जिस केस में क्या हुआ है, मेरी एसेट भी इंक्रीज हुई है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब एसेट भी कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगी। इसी का अपोजिट कर सकते हैं बहुत इजीली वैसे तो, और भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक एसेट भी डिक्रीज होना चाहिए और लायबिलिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। एसेट डिक्रीज मतलब मैंने स्टॉक से जो हमने उधार पे लिया था उसकी क्या कर दी, उनकी क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। क्या कर दी, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। अब स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कहां पे इंपैक्ट आएगा, पेमेंट करेंगे तो मेरे पास से क्या जाएगा, कैश। तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड मेरे क्रेडिटर्स भी इस केस में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट एंड ओनर्स कैपिटल, मतलब एसेट बढ़ गया और ऑनर कैपिटल भी बढ़ गई। अब लायबिलिटी को हटा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑनर्स कैपिटल लेते हैं। लाइक आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो साथ साथ कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। एसेट इंक्रीज एंड ऑनर्स कैपिटल क्या हो रही है हमारी, वो भी इंक्रीज हो रही है। समझ गए? अब क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, जब मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करती हूँ, जब मैं अपना बिजनेस कमेंस करती हूँ तो कैपिटल लेकर आती हूँ, तो उस केस में क्या है, या तो बैंक से पैसा लेकर आया या कैश में इन एनी फॉर्म। तो मैंने क्या करा, बैंक मतलब मेरा पैसा आ गया और मेरी कैपिटल भी बढ़ गई। क्लियर? इसका वाइस वर्सा क्या है, अगर मेरी कैपिटल डिक्रीज हो रही है और मेरे एसेट भी डिक्रीज हो, वो कब होगा, जब मैं ड्रॉइंग्स कर लूंगी। इन केस मुझे इनको एसेट भी डिक्रीज करना है और मुझे ऑनर्स कैपिटल भी क्या करवानी है, डिक्रीज। ये कब होगा, जब मैं ड्रॉइंग्स कर लूंगी, इधर फ्रॉम कैश या कोई गुड्स में ले जाती हूँ। क्या होगा, अगर मैंने कैश में विड्रॉ किया या बैंक से विड्रॉ किया है तो उसके इसमें क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी विद द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, जो भी मैंने ड्रॉइंग्स करी है अपने बिजनेस से, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, मतलब एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो अजीब सी बात हो गई। बताते हैं क्या कहा उन्होंने, इसको हटाते हैं ऐसे। दोनों ही साइड की बात हो रही है, एसेट ही बढ़ रहा है और एसेट ही घट रहा है। यार ये तो बड़ा दिक्कत वाला पंगा हो गया, लेकिन बहुत आसान है। मेरे डेटर्स थे, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, मेरे डेटर्स थे, उनसे मुझे पैसे लेने थे, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास उन लोगों ने मुझे पेमेंट कर दी, मेरे बैंक में क्या आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो पेमेंट करेंगे तो डेटर्स गम भी तो हो जाएंगे, तो मेरे इस केस में क्या हो जाएगा, डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे व्हेन डेटर्स मेक द पेमेंट, जब वो पेमेंट कर देते हैं मुझे तब। समझ पा रहे हो, अगर वो आपकी पेमेंट कर देते हैं तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा और डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। अब क्या आगे, एसेट की बात हुई थी, अब लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूं अगर कि मेरे एसेट की जगह अब आ गया मेरा लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी ही बढ़ रही है और मेरी लायबिलिटी ही घट रही है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, लायबिलिटी ही, एक लायबिलिटी बढ़ के दूसरी लायबिलिटी घट गई, ये तो बहुत ही अटपट सी बात होगी। नहीं, कोई बात। क्या हो रहा है, मेरे कुछ क्रेडिटर्स थे, ठीक है, अब मैंने उनकी पेमेंट करनी थी। समझ रहे हो, मेरे क्रेडिटर्स थे, मैंने उनकी पेमेंट करनी थी, मैंने उनकी पेमेंट नहीं करी, उनको क्या कह दिया, बिल्स पेबल दे दिया, एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि अब से आप क्या कर लो, ये रख लो, मैं इतने दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वट एवर इज द टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक लायबिलिटी बढ़ा दी और एक लायबिलिटी घटा दी। मीन्स मैंने अपने क्रेडिटर्स तो कम कर दिए ना, जब मैंने उनको बोल दिया अच्छा आप ना क्या कर लो, मेरा बीपी रख लो, बिल्स पेबल, प्रोमाइजरी नोट की तरह ही समझ लीजिए उसे, कि मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पे कर दूं। मीन्स मैंने बीपी, बिल्स पेबल दे दिया उनको, वो तो बढ़ जाएगा ना फिर। जब मेरे पास, मैंने क्रेडिटर्स को बोला तुम इसकी जगह ये रख लो, ये एक पेपर रख लो, इस पे मैं प्रॉमिस करके दे देती हूँ, साइन कर दूंगी,
और मैं पेमेंट आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसकी कर दूंगी। उस केस में क्या हो, मेरी क्रेडिटर्स तो कम हो गए लेकिन बिल्स पेबल बढ़ गए, ठीक है। एंड तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, ये सारे केसेस कवर हो जाते हैं। अब बात आती है ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो 2 से भी ज्यादा इंपैक्ट करती है? यार ये तो बहुत अजीब हो गया। ये तो चलो समझ आ गया, 2 जगह, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट, एक बढ़ा तो एक घटा, यही हो रहा है ना भाई, एक बढ़ा तो एक घटा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। अब इस केस में क्या होगा, 3 जगह इंपैक्ट आएगा। कैसे आएगा, किस ट्रांजेक्शन में आएगा? सबसे इजी एग्जांपल है इसका, आपके पास कुछ गुड्स थे, गुड्स कॉस्टिंग कितनी थी उसकी, गुड्स थे उसकी कॉस्टिंग फॉर एग्जांपल आपको पड़ती है 15,000, ओके, एंड आपने उसको सेल कर दिया, कितने का कर दिया है, 20,000, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जब मेरे क्या हो गए, गुड्स तो मैंने बेच दिए तो गुड्स चले गए और मेरी सेल हो गई, मतलब मेरे पास पैसे आ गए 20,000 रुपए, ठीक है। बीच में मुझे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कुछ तो हुआ होगा, फायदा हुआ है तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया, 5,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया। अब ये चीज क्या हो रही है, 3 जगह इंपैक्ट करेगी। पहले तो मैंने सेल करा, मैंने बैंक मतलब मैंने क्रेडिट पे सेल नहीं करा, वैसे सेल किया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, पैसे कितने आएंगे, 20,000 रुपए आएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स बेच दिए हैं, इन्वेंट्री कम हो गई, कितने से कम होगी, 20 से कि 15 से, 15 से। क्यों, क्योंकि कॉस्टिंग से तो कम करोगे, इसको सेल प्राइस से कैसे कम करोगे। स्टॉक मेरा डिक्रीज हो जाएगा बाय 15,000, ठीक है। अब बात आई सेल को कहीं दिखा दे, कैसे दिखा दे भाई, स्टॉक गया था दिखा दिया, पैसे आए वो भी दिखा दी। प्रॉफिट, थर्ड इंपैक्ट इज प्रॉफिट। ये कहा मेरा इंपैक्ट करते हैं, कैपिटल में। तो मेरी इस केस में क्या हो जाएगी, प्रॉफिट के केस में मेरी कैपिटल बढ़ जाती है और लॉस के केस में मेरी कैपिटल घट जाती है। तो ये कैपिटल के अंदर ऐड जाएगा। अब अगर आप देखो तो मेरी जो इंपैक्ट आ रहा है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। कैपिटल 5,000, अगर एसेट साइड देखें, मैं एसेट साइड की बात करूं, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड प्लस कैपिटल अगर हम बात करते हैं तो मेरा बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 20,000, अल्टीमेट इंपैक्ट कितना आ रहा है 5,000 और कैपिटल में भी कितना आ रहा है 5,000, मतलब डुअल एस्पेक्ट ही है, मतलब इंपैक्ट 2 जगह करेगा, डेबिट और क्रेडिट ही करेगा, बट ये हो सकता है 2 से ज्यादा जगह पर भी करे। समझ रहे हैं, मतलब कहने का बैलेंसिंग रहेगी इक्वेशन, इक्वेशन नहीं बिगड़ेगी आपकी। जैसे बोलते हैं ना अपना मैथ्स में भी करते हो LHS इक्वल्स टू RHS, वो सेम रहने वाला है, उसमें बदलाव नहीं आएगा। बात यहाँ आ रही है कि आपकी वो कौन कौन सी आइटम्स को इंपैक्ट कर रहा है, 2 जगह इंपैक्ट कर रहा है या 2 से ज्यादा जगह पर इंपैक्ट कर रहा है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद फ्यू इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, सो टू बेटर अंडरस्टैंड, ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए कि जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट समझा उसके बेसिस पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज, सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या लिख लेंगे, अपनी इक्वेशन ही लिख लेंगे। इन वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लो। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एज यू विश टू राइट, यू कैन। ओके, ये आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या होता है, हम धीरे धीरे इसकी ना थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं आपको, कि हमें सजाना कैसे है इस क्वेश्चन को, वो भी हमें सीखना है साथ साथ। लाइक मेरे को बोला कि मैंने क्या करा है, इंट्रोड्यूस करिए कैपिटल, तो मैं यहाँ लिख लूंगी कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूस करिए कैपिटल। कैपिटल लेकर आया वो बंदा, कितना कैपिटल लेकर आया, मान लीजिए 10,000 रुपए लेकर आया, तो मैंने क्या लिखना, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। कैपिटल किस फॉर्म में लेकर आया, कैश या बैंक के फॉर्म में लेकर आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, कैश भी लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकती हूँ, कैश इज इक्वल्स टू, अभी तो लायबिलिटी कुछ नहीं है तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो मेरे कैश कितना लेकर आया, 10,000 लेकर आया फॉर एग्जाम्पल, तो प्लस हो गया 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। मैं इसकी बैलेंसिंग कर दूंगी, ये कितना हो गया 10,000 एंड हियर इट इज ऑल्सो 10,000, 0। ओके, हमें इसको तरीके से दिखाना है क्योंकि एग्जाम में इसके नंबर है कि आपने साइड में लिखी है अपनी ट्रांजैक्शन,
फिर आपने बताया कि आपका कैश बढ़ा है या कैपिटल बढ़ा है, ये क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स इन कैश। क्या करा है हमने, परचेज गुड्स इन कैश। ओके, गुड्स आए मतलब इन्वेंट्री बढ़ गई है, और कैश इन कैश मतलब कैश में हमने पेमेंट कर दी। क्या हुआ, एक मेरा एसेट घट गया और एक एसेट बढ़ गया, ठीक है। तो मेरा कैश और कितने का खरीदा था मैंने, 5000 का, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ है, 5000 कैश तो चला गया माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा स्टॉक ऐड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिखूँ कैश प्लस स्टॉक, या फिर मैं ऊपर भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ ना लिखकर यहीं पे लिखना चाहती हूँ, स्टॉक लिख दिया मैंने, ठीक है। तो प्लस स्टॉक कितना हो गया, 5000, ओके। और कैपिटल पे मेरे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो ये 10,000 की 10,000, समझ रहे हैं। अब मैं इसको बैलेंसिंग करूंगी तो कितना हो गया, मेरा कैश कितना बच गया, 5000, और स्टॉक भी मेरा कितना हो गया, 5000, एंड इट इज इक्वल्स टू 10,000। ओके, बैलेंसिंग चल रही है ना बिल्कुल इक्वली। ओके, कम टू नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर। ओके, फर्नीचर परचेज किया 2000 का सीधा, ठीक है। परचेज फर्नीचर 2000, ठीक है, वो भी इन कैश। तो मैं क्या करूंगी, कैश में से 2000 माइनस कर दूंगी, यहाँ 0 है, प्लस 2000, और यहाँ क्या लिख दूंगी, मैंने क्या खरीद लिया है, फर्नीचर, एंड इसमें मेरे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो मैं क्या बोल दूंगी, मेरा कितना आ गया यहाँ पे, 2000 फर्नीचर, 5000 मेरा स्टॉक है, एंड मेरा कैश कितना बच गया है, 3000, दैट इज इक्वल्स टू 10,000। आप गिन भी सकते हैं, आपका 10,000 इसके साथ मैच कर रहा है। क्लियर, मेरा कॉन्सेप्ट समझने का आया कि आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है मतलब प्लस, कैश जा रहा है मीन्स माइनस, सिंपल। गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स आ रहे हैं प्लस, कैश जा रहा है माइनस। ओके, नेक्स्ट, गुड्स हमने बेच दिए। गुड्स कितने वाले बेचे, गुड्स कॉस्टिंग 4000, 4000 रुपए वाले गुड्स थे, और हमने कितने पे सोल्ड करेंगे, सोल्ड एट 8000, 8000 रुपए पे इसको बेच दिया। तो इन कैश मैंने क्या किया, कैश में ही इसको सोल्ड किया। मेरे पास अब मैंने 8000 की बेच दी, तो मेरे पास कैश कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ओके ग्रेट। स्टॉक, जब गुड्स बेचूंगी तो स्टॉक जाएगा, कितने का बेचा है मैंने, 5000 का सारा नहीं बेचा है, सिर्फ 4000 वाला बेचा। और फर्नीचर मेरा एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब आप इसको जानते हैं, ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको कैसे बताई दी है, 2 से ज्यादा जगह पे इंपैक्ट करेगी। तो सिमिलरली मेरे क्या हुआ, 8000 का मेरा बिका, 4000 के मेरे गुड्स थे, तो आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ, 4000 का प्रॉफिट हुआ। एंड प्रॉफिट विल ऑलवेज बी एडेड इन कैपिटल। तो हम 4000 यहाँ ऐड करके कितनी मेरी कैपिटल हो जाती है, 14,000, एंड मेरी लायबिलिटी अभी भी 0 है। तो अगर मैं अपने कैश देखूं तो मेरा कितना हो गया, 11,000, स्टॉक वुड बी माइन 1000, एंड फर्नीचर वुड बी माइन 2000। मैंने यहाँ प्लस बटन क्यों लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे 2000, ये कुछ नहीं हो, बाई चांस आई हैव कॉपीड जस्ट। मींस ट्रांजैक्शन में इम्पैक्ट का है, सेल हुई 8000, गुड्स किया 4000, एंड फर्नीचर पे नो इम्पैक्ट, दैट मींस 0। तो ये कितना रहेगा, 2000 का 2000, स्टॉक कम हो गया, 1000 बचा है, और कैश इंक्रीज हो गया, 11,000 हो गया, एंड कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज। सो दिस इज ऑल व्हाट आवर क्वेश्चन सीज। इसी तरीके से हमारे बाकी के क्वेश्चंस भी होंगे, बट दिस वी हैव टू कंसिडर वन बाय वन, क्योंकि इसमें अभी हमारी क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स भी आएंगे, लाइक क्रेडिट पे परचेज करिए, क्रेडिट पे सेल करिए। अभी हमने सब कैश वाला कंसिडर करा है, कुछ भी क्रेडिट वाला कंसिडर नहीं किया है। तो हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन देखते जाएंगे, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके,
लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, सो अब हम लास्ट एग्जांपल में हमने कैश वाली सारी ट्रांजेक्शन्स कंसीडर करी थी. अब हम सारी कोशिश करेंगे कैश एंड क्रेडिट मिक्स हो, खाली कैश ना हो. ठीक है, ताकि हम उसको समझ सकेंगे कि क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन को भी कैसे प्रेजेंट करना है. ओके, सो लेट व्हाट इज देयर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल. कैपिटल तो ऑब्वियसली कैश में ही आएगी, क्रेडिट में नहीं आएगी ना. तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए उन्होंने 80,000 आपकी इंट्रोड्यूस कराई है, तो आप क्या करेंगे, 80,000 कैश में इंक्रीज हो जाएगा एंड कैपिटल में भी सिमिलर 80,000 हमारा इंक्रीज हो जाएगा. ओके, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी बैलेंसिंग बिकॉज liability is 0 and our cash is equals to capital, that is 80,000. Okay, now purchase goods on credit. अभी हमने लास्ट उसमें क्या करा था, इन कैश, तो हम क्या करें ऑन क्रेडिट. अब हमने क्रेडिट पे खरीदे हैं. जब गुड्स क्रेडिट पे खरीदे जाएंगे तो क्या होगा, क्या क्या होगा, सबसे पहले माइंड में सोचो, तभी हम यहाँ लिखेंगे. सबसे पहले क्या होगा, गुड्स आए. गुड्स आने का मतलब हमारे इन्वेंट्री या स्टॉक बढ़ गया. ठीक है, बट मैंने कैश में पेमेंट करी किसी को, नहीं करी, इसका मतलब पैसे तो नहीं गए. क्रेडिट पे है तो मेरे क्या हुए, क्रेडिटर्स बढ़ गए. समझ गए. तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, ऊपर ही अपना यहां पर बना लूंगी स्टॉक या इन्वेंट्री, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, दैट्स नॉट एन इश्यू. ओके, अब मैंने लाइबिलिटी साइड में भी क्या करा अपना यहाँ पर. अब मेरा यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया क्रेडिटर्स. ठीक है, मैंने स्टॉक कितने का खरीदा है, कितने की खरीदी है इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल 15,000 का खरीदा है ऑन क्रेडिट. मतलब मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई 15,000 से और मेरे क्रेडिटर्स भी 15,000 से बढ़ गए. तो आई विल राइट डाउन, ये मेरा कैश में कुछ नहीं हुआ, 15,000 माई एड इन स्टॉक एंड क्रेडिटर्स भी मेरे कितने बढ़ गए हैं, 15,000 एंड नो चेंजेस इन कैपिटल. गॉट इट. आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि इसके मार्क्स कट हो जाते हैं अगर आपकी प्रेजेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ नहीं है. मींस आपने यहाँ पे साइड में ट्रांजैक्शन नहीं लिखी या आपने इसमें कुछ भी नहीं दिखाया. मान लो आपने कैश और स्टॉक ही नहीं लिखा, बस एसेट लिख दिया, लायबिलिटी कैपिटल लिख दिया. विल इट वर्क, नहीं करेगा वर्क. आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई कैश में इतना हो रहा है, स्टॉक में इतना हो रहा है, और इससे आपकी माइंड को भी क्लियर रहेगा. अच्छा मेरे पास इतना स्टॉक आ गया, ओके, अब अगर बिकेगा तो यहीं से ही माइनस प्लस करना है, कहीं और से नहीं करना. वरना ढूंढते रहो कि कितना आया था, कितना खरीदा था, कितना बेचा है. ठीक है, वो तो सब मैसअप हो जाएगा, बहुत ही गंदा हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं. ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू सिमिलर अमाउंट 18 प्लस 15, 15 प्लस 80 प्लस 15 एंड 15 प्लस 18. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सेल of goods on credit. मीन्स मैंने सामान तो बेचा है बट मेरे पास कैश वैश नहीं आने वाला है, क्रेडिट पे बेचा है. जब क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो मेरे क्या बढ़ जाते हैं, डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और इन्वेंट्री, क्योंकि मेरे गुड्स चले गए तो इन्वेंट्री विल गो डाउन. ठीक है, एंड थर्ड इम्पैक्ट कोई बता सकता है, सोच सकते हो. जब सामान बेचोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो नहीं बेच रही हूँ ना मैं, वो हुआ तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अगर हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो. ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे जो उसकी कॉस्टिंग थी, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी, गुड्स की कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल 10,000 के मेरे गुड्स थे और मैंने उनको बेच दिया है 15,000 पर. बहुत ध्यान रखना, एग्जामिनर जो होता है ना वो बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करता है. लाइक आपने स्टॉक 15,000 का, उसने लिख दिया सेल 15,000, आप सोचोगे अच्छा 15,000 की बिक गए. गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, मतलब गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 10,000 है, तो यहाँ से 10,000 सब्ट्रैक्ट होंगे, ना कि 15,000. तो मेरे जो गुड्स गए हैं वो कितने के गए हैं, 10,000 के बिक गए हैं, तो ये कम हो गया. ठीक है, अब सेल हुई 15,000. अगर कैश पे किया होता तो पैसे आ जाते, यहाँ 20,000 प्लस कर देती, लेकिन कैश पे नहीं हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है, तो मेरे क्या बढ़ जाएंगे इस केस में, डेटर्स विल इंक्रीज. तो मैंने क्या करना है, डेटर्स कितने का बेचा है सामान, 15,000 का बेचा है, तो प्लस
अब यहाँ 0 था, ये भी 0 हो गया, कैश पे कोई ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो मेरा क्या हो गया, ये तो 80,000 का 80,000 रहा। अब बात आई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री घटकर कितनी हो गई 5,000 एंड मेरे डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो गए, दैट वुड बी माय 15,000। ठीक है, अच्छा लाइबिलिटी क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया और मेरे हिसाब से कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया ना हमारा, बस ठीक है चले ऐसे ही। नहीं, देखो तो सही, गुड्स क्या था 10,000 के थे, बेच कितने के दिए 15,000 के, 5,000 का प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट या लॉस, एक गांठ मान दो, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आएगा उसका इम्पैक्ट सीधा कैपिटल पे जाएगा। तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसको मैं क्या बोलूंगी 5,000 को ऐड कर दूंगी, तो मेरी कैपिटल, माय कैपिटल वुड बी 85,000। जस्ट अ मिनट, ओके इट्स 15,000, क्योंकि इसी बार की तो नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार की तो 15,000 चल रहा है ना। इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है, तो हम 0 देके 0 लिख देते हैं, जैसे मैं भी अभी लिखने वाली थी, बट नहीं, क्यों 15,000 के क्रेडिटर्स तो चल रहे हैं, इनकी पेमेंट थोड़ी कर दी है, तो ये तो रहेंगे। अब टोटल करके चेक करके देख लो सही बैठ रहे हैं कि नहीं। 85 + 15, 85 + 15, आपका क्वेश्चन ओके है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग करेक्टली। ध्यान रखते रहिए, हर ट्रांजेक्शन के बाद मैच करिए, क्या टोटल इक्वल हो रहा है दोनों साइड का, ये टोटल मस्ट बी इक्वल। अगर आपका टोटल इक्वल नहीं हो रहा है तो मतलब आपने उस ट्रांजेक्शन को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया है। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज मैंने ड्रॉइंग्स कर ली, मैं ड्रॉइंग्स की बात कर लेती हूँ। मैंने ड्रॉइंग्स इस बार क्या करी है, कैश में नहीं करी है, ड्रॉइंग्स गुड्स की करी है, सामान, ठीक है 2,000 का सामान मैं घर ले गई, ठीक। तो अब की बार मेरी कैश से कुछ नहीं जाने वाला, यहाँ 0 इम्पैक्ट है, गुड्स में से 2,000 रुपए के कम हो जाएंगे, तो मेरे गुड्स कितने के बच गए 3,000 के। कैश एज इट इज 80,000 चलता है, डेटर्स में भी कुछ नहीं बदलाव आया, तो ये भी एज इट इज 15,000 चलते रहेंगे। एंड यहाँ क्रेडिटर्स में भी कुछ चेंजेस नहीं आया, 15,000। अब ड्राइंग्स कहाँ जाएगा यार, ड्राइंग्स तो कहीं होता ही नहीं है, ड्राइंग्स होता है कहीं नहीं होता है, होता है इट शुड बी फ्रॉम कैपिटल। तो आपने क्या बोला 2,000 रुपए का सामान घर ले गए, तो आपका यहाँ पे कितना बच गया 83,000। क्लियर? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर थी। कैश ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सिंपल फंडा है इसका, एक ही फंडा है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी किसी भी ट्रांजेक्शन में कहां कहां पे इंपैक्ट आ रहा है। जिस एसेट पे आ रहा है उस एसेट पे चले जाओ, जिस लाइबिलिटी में आ रहा है उस लाइबिलिटी पे चले जाओ। एसेट बढ़ रहा है तो प्लस कर दीजिए, घट रहा है तो माइनस कर दीजिए। यही समझना है हमें कि एसेट पे कहां पे इंक्रीज है, डिक्रीज है, लाइबिलिटी इंक्रीज है, डिक्रीज है, कैपिटल वट एवर इट इज, जहां भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वहीं पर ही हम उसका इम्पैक्ट प्लस या माइनस से देंगे। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन यू शुड चेक that your asset side must be equal to your liability side, because in that case every question will be correct and every transaction will be correctly recorded. because क्या होगा अगर आपको मान लो एक भी ट्रांजेक्शन के बाद आपने चेक नहीं करा और कहीं भी गलती से एक चीज छूट गई, वहीं से सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आगे का। क्यों? क्योंकि बैलेंस ही मैच नहीं होगा और लास्ट में आके परेशान होते रहोगे मैम हमारा बैलेंस नहीं मैच हुआ। आप लाके देखो मैच हो रहा है 83 + 15, 83 + 15, समझ पा रहे हैं? तो हर ट्रांजेक्शन के बाद चेक करेंगे तो आपकी ट्रांजेक्शन भी गलत नहीं होगी और दूसरी बात आपका बैलेंस भी मैच हो जाएगा और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो इन केस आपको किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी ट्रांजेक्शन में इश्यू आ रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एंड इन केस कोई क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है जो समझ ही नहीं आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं एंड ईमेल आईडी विल बी विजिबल ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।